नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम 2D स्टार्ट करेंगे। 2D वैसे उम्मीद है 7 से 8 या 8 से 10 क्वेश्चन तक भी आ सकते हैं, बट इसमें टॉपिक ही बहुत ज़्यादा है, तो यानी पर टॉपिक आपके पास 1 से 2 क्वेश्चन दिखते जाएंगे। जो आसान लगता है वो हम कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल लगे तो एक आधा टॉपिक छोड़ भी देंगे तो बहुत फर्क नहीं पड़ता। निम्न में से कौन सा असत्य है? निम्न में से कौन सा असत्य है? पहला क्या है? जो वृत्त है, सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट इन 2D, यानी जो सर्कल है यानी वृत्त है वो 2D में क्या होता है, मतलब बिंदु का बिंदु पथ है। और बिल्कुल एक 2D में हम क्या बनाते हैं, ऐसे सर्कल ऐसे तो बनाते हैं। एक बिंदु इस प्रकार गतिशील है कि उसकी मूल बिंदु से दूरी सदैव मान लो 2 रहे। सर्कल, यही तो बोले, सर्कल क्या है? इस लोकस ऑफ ए पॉइंट, एक बिंदु का बिंदु पथ है, बिल्कुल बिंदु का बिंदु पथ है 2D में। आगे देखते हैं अगला, बी बिल्कुल करेक्ट है बट इनकरेक्ट पूछा है। लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, एक बिंदु का बिंदु पथ विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 कोलिनियर नॉन कोलिनियर पॉइंट, जो 3 बिंदुओं से समान दूरी पर हो, वो एक वृत्त का केंद्र होता है। मतलब एक ऐसा, देखो यहां लिखा हुआ है 3 यहां पर पॉइंट दिए हैं जो एक लाइन पे ना हो। एक ऐसा पॉइंट जो इन तीनों से बराबर दूरी पर है, एक ऐसा पॉइंट जो इन तीनों से बराबर दूरी पर है, इज द सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू। वो इस सर्कल का, जैसे मुझे 3 पॉइंट फिक्स दे दिए गए हैं, जैसे मुझे 3 फिक्स पॉइंट दे दिए गए हैं स्टूडेंट, मुझे सर्कल मिल गया है। 3 ऐसे पॉइंट जो एक लाइन पे ना हो, अगर ये मुझे पता हो तो इन्हें ज्वाइन करके हम क्या बना सकते हैं, सर्कल बना सकते हैं। और एक पॉइंट ऐसा जो इन तीनों से बराबर दूरी पर है, एक पॉइंट जो 3 बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो, वो क्या होता है, इस सर्कल का सेंटर होता है। ठीक है ना? तो आप देख सकते हैं, अगर आप कहो कि सर मैंने तो इन 3 पॉइंटों को मिलकर ट्राइंगल बनाया, तो एक ऐसा पॉइंट जो इन तीनों से बराबर दूरी पर हो, ये क्या होता है, सरकम सेंटर, यानी परिकेंद्र। आप देख सकते हो, तो सेकंड वाला भी सही है। अगला, लोकस ऑफ द पॉइंट विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट ऑन अ लाइन। कह रहे एक ऐसे बिंदु का बिंदु पथ जो 3 बिंदु जो एक ही लाइन पर हैं उनसे बराबर दूरी पर है, वो लाइन ही बनेगा। एक लाइन पर 3 पॉइंट हैं, उनसे बराबर दूरी पर जो भी बिंदु आएंगे, सर बराबर दूरी पे ये बिंदु भी आएगा, तीनों से बराबर दूरी पर। ये कुछ मिस्टेक लग रहा है। एक ऐसा जो तीनों बिंदुओं से बराबर दूरी पर हो, तो आई थिंक ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि हमसे यहां इनकरेक्ट पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ता हूं। देखिए प्रश्न नंबर 2, ए आपको दे रखा है, बी दे रखा है, सी दे रखा है, और ये इस टाइप से है कि ए सी बी एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 7, और इसका एरिया 7 है। ए दे रखा है 3 1, बी 6 5 और सी एक्स वाई। इस ट्राइंगल का जो एरिया है वो कितना दे रखे हैं, 7। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है आप देख सकते हैं
एक तो बात कह रखी है 90 डिग्री की, उससे तो पता लगता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी ए बी स्क्वायर, पहली बात ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। पहली बात तो ये है पाइथागोरीय थ्योरम के अनुसार ए बी स्क्वायर क्या हो गया, 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर, ए सी स्क्वायर x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस 1 स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ऐसे कितने c के पॉइंट्स होंगे जिसके लिए रिलेशन होल्ड कर रहा है। तो यहां से अगर मैं सॉल्व करूं 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 6x और माइनस 12x माइनस 15x माइनस 2y माइनस 10y माइनस 12y बारह और 6, अच्छा 12 और 6 18। देखिए यहां से आया माइनस 6x, यहां से आया माइनस 12x माइनस 2y और माइनस 10y। ठीक है, प्लस 9 प्लस 1 प्लस 36 प्लस 25 इज इक्वल टू 25, ऐसा कुछ। अब मैंने 2 से डिवाइड कर दिया तो ऐसा रिलेशन आ गया मेरे पास कुछ, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 9x माइनस 6y प्लस 23 इज इक्वल टू 0। ये पहली स्टेटमेंट आ गई। इसी टाइप से दूसरा आ जाएगा ट्राइंगल एबीसी का एरिया। अब ट्राइंगल एबीसी का वैसे हाफ दिस इनटू दिस भी कर सकता था, मगर एरिया का एक और फॉर्मूला है, हाफ 3165 xy 31 इज इक्वल टू 7 है, implies 15 minus 6 is 9 plus 6y minus 5x plus x minus 3y is equal to 14, implies minus 4x plus 3y plus 9 equal to 14। तो 4x माइनस 3y माइनस 9 इक्वल टू प्लस माइनस 14। तो यहां से दो इक्वेशन आ जाएगी। एक इक्वेशन आ जाएगी 4x माइनस 3y 14 करें तो इक्वल टू 23, 4x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 5। तो ये दोनों इक्वेशन आ जाएगी। अब यहां से y की या x की वैल्यू उठा के मैं यहां रखूंगा और वहां से x के दो वैल्यूज आ जाएगी। अगर आप ध्यान से देखें, हाँ अगर, क्योंकि क्वेश्चन लंबा हो रहा है तो एग्जाम में करने लायक नहीं था। एक बात तो है, जब यहां से एक्स वाई की वैल्यू जब यहां रखेंगे तो वहां से दो वैल्यूज आएंगी, और यहां से एक्स वाई की वैल्यू जो यहां रखेंगे, एक्स या वाई किसी की भी, तो वहां से दो वैल्यू, तो टोटल 4 आ जाएगा। हाँ एक प्रॉब्लम जरूर हो सकती है कि हो सकता है कि जब मैं इसे सॉल्व करूं तो वैल्यू जो है वो कॉम्प्लेक्स आ जाए, तो फिर आपकी 4 ना होकर 2 ही वैल्यू बच जाएगी। बट इसका आंसर जो है यहाँ पर आफ्टर सॉल्विंग, मैंने सॉल्व करके देखा था तो शायद इसका आंसर जहां तक मुझे अब ध्यान है 4 था। तो ये तो काफी लेंथी रहेगा, ये एग्जाम में करने लायक क्वेश्चन नहीं था, थोड़ा लेंथी था जी। एक बार इसके ऑप्शन पूरे देख लेते हैं। थर्ड के ऑप्शन नहीं है, -1 -2 एंड -1 2, -1 -2 और -1 2, ऐसे ऑप्शन है। इफ 3 नॉन जीरो नंबर्स ABC आर इन HP, अगर 3 नंबर ABC HP में है, ऐसा क्वेश्चन कई बार आता है ये स्ट्रेट लाइन में,
अगर ये HP में है यानी ये जो है इसकी जो उल्टी वाली ये जो सीक्वेंस है ये AP में है, और अगर ये AP में है तो बीच वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू दिस वन। और आप देखिए बिल्कुल इक्वेशन बनती जा रही है 1/a। ये क्वेश्चन ऐसा क्लास में भी कराया गया है, और आप अगर अब इनको कंपेयर करें तब ये वाली स्ट्रेट लाइन हमेशा किस बिंदु से गुजरती है, और अगर आप देखिए 1 और -2 अगर x और y में डाल दिया जाए तो इसे संतुष्ट कर रही है हर ABC के लिए। 1 और -2 आप वहां जो ABC लोगे मैं वहां वही ABC लूंगा, बट 1 -2 से संतुष्ट कर रहा है, तो ये हमेशा 1 -2 से गुजरने वाली लाइन आ रही है। आप देख पा रहे होंगे। मैं अगले प्रश्न की तरफ बढ़ता हूं। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण दिस एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, वैसे उम्मीद है नहीं आएगा बट फर्स्ट ग्रेड में आ गया था, तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ता है, डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता है। वो डिटर्मिनेंट क्या होता है, ABC F G और H। अगर ये 0 आ गया, दिस इज इक्वल टू 0 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, जहां पर A कितना है, ये है AX² प्लस 2HXY प्लस BY² प्लस 2GX प्लस 2FY प्लस C बराबर 0। इसको सॉल्व करके वैसे जो आता है, मैं जब पढ़ता था 11th में तो हम ऐसे ध्यान रखते थे, ABC FGH FGH, यानी डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता था, ABC प्लस FGH माइनस AF², वरना डिटर्मिनेंट सॉल्व कर दे, माइनस BG² माइनस CH²। तो व्हाट इज ABC, A है 2 BC, B है 3 और C है लैम्डा 6 लैम्डा प्लस 2। व्हाट इज F, FGH, F है 7 G is 4 H is 7/2 minus A। what is F² minus B। what is G² minus C H²। अब इसे सॉल्व करेंगे तो लैम्डा निकाल पाएंगे आप, और लैम्डा हम जब सॉल्व करेंगे तो लैम्डा 8 आ रहा है, कुछ ऐसा आ जाएगा 25 लैम्डा, क्योंकि 6 लैम्डा माइनस 49/4, 4 छिके 24, 24 माइनस 49 माइनस 25, तो उधर जाएगा 25 लैम्डा बटा 4, और इसे करेंगे तो सॉल्व करने पर 50 आ रहा है, तो लैम्डा इज 8 बेसिकली। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए आपको ये करना पड़ता है। अब वहां पर आपको देखना है कि क्वेश्चन देख के क्या लगता है, लंबा होने वाला है कि छोटा, उसके अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करनी पड़े, इसके अलावा कोई और तरीका नहीं होता। तो आप समझिए, पेपर में आएगा, कई बच्चे कहते रहते हैं सर जब एग्जाम नजदीक आता है, सर प्रेशर आ रहा है, सर क्या करना है क्या नहीं करना है। सर ये आपको एक एक चीज को पता होना चाहिए, बस ये इक्वेशन है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन कैसे चेक करते हैं, क्योंकि आखिरी में सिलेबस थोड़ा बड़ा हो जाता है तो बच्चे को लगता है। इमेज ऑफ ओरिजिन विद रिस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन, इस स्ट्रेट लाइन के रिस्पेक्ट में, चलो अच्छी बात है। इमेज ऑफ ओरिजिन, ये रहा ओरिजिन, ये रही लाइन, ये पॉइंट निकालना है आपको। जो भी इसका मिड पॉइंट होगा वो इस यहां पर आएगा, लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अगर ये 1 1 होता तो 1 + 0 1/2 1/2 1/2 1/2 सेटिस्फाई नहीं कर रहा। -1 देखें, -1 + 0 इज -1/2 -½ -½ हाँ सर ये तो लग रहा है
सेटिस्फाई करता नजर आ रहा है। अगला -2 का -1 आ गया मिड पॉइंट। -1 सर ये भी नहीं सेटिस्फाई कर रहा, -1/4 -1/4 भी नहीं कर रहा, तो आंसर अब तो यही है। वरना मान लो 2 सेटिस्फाई कर जाते तो उसके बाद मैं क्या करता, मिड पॉइंट जो है वो मान लो कि 2 सेटिस्फाई कर जाते, 2 का मिड पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करता, फिर मैं क्या करता, इन दोनों पॉइंट की जो स्लोप है और इसका स्लोप है उसका मल्टीप्लाई -1 होना चाहिए, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है। तो अब आप देखिए स्टूडेंट, वरना मैं क्या करता, अगर ये h, k है, h -0 k -0 अपॉन ax प्लस by इज इक्वल टू -2, ये पुट कर देते हैं 0 0 1 अपॉन a² प्लस b²। 2 से 2 कट गया तो h के आ गया, -1 इंटू 1 -1 और k के आया h और k -1। दिस इज माई आंसर जी। अगला, लोकस ऑफ सेंटर ऑफ सर्कल विच टचेज, टफस क्या है? इंग्लिश में ही लिख दिया है उसने। आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ द सर्कल, वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ निकालना है। कौन से वृत्त का? जो इस सर्कल को बाहरी स्पर्श करता है। इस सर्कल, ये सर्कल दे रखा है जिसका सेंटर है 3 3 सेंटर है। रेडियस क्या है, √9 + 9, 3 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, रेडियस 2। जी, इसे टच करना चाहिए मेरा सर्कल, और मेरा सर्कल अगर इसको टच कर रहा है, बाहर ये टच कर रहा है, अब बाहर ये टच कर रहा है तो भाई वो तो दिमाग में अब आएगा, वो सर ऐसा भी हो सकता है, सर वो ऐसा भी हो सकता है। आपको क्या पता सर वो कैसा होगा, इस टाइप से कैसा भी हो सकता है वो सर्कल, तो जो मुझे निकालना है, तभी तो लोकस है, लोकस ऑफ सेंटर, उसके सेंटर का बिंदु पथ निकालना है, केंद्र का बिंदु पथ, ठीक है ना। तो देखिए ये रहा वो मेरा सर्कल जो एंड टचेस वाई एक्सिस लिखा है ना, वाई एक्सिस को अगर वो टच करेगा, जिसका बिंदु पथ निकालना है उसको h, k लिया, यानी ये h है और ये k है, h, k। अब आप देखिए, यानी जिस सर्कल का मुझे बिंदु पथ निकालना है, मुझे सेंटर का निकालना है, h, k का बिंदु पथ। सर्कल की इक्वेशन क्या हुई, x - h का स्क्वायर प्लस y - k का स्क्वायर इज इक्वल टू h²। जी, ये इस सर्कल को बाहर स्पर्श कर रहा है। अब ये सर्कल मुझे चाहिए, ये दिया हुआ है, बाहर स्पर्श कर रहा है, इसका h, k, ये रहा h, ये 3 3, ये रहा 2। बाहर स्पर्श करने का मतलब प्रश्न अनुसार h + 2 किसके बराबर होगा, ये दूरी भाई h + 2 इन दोनों की दूरी के बराबर है, √h - 3 का स्क्वायर प्लस k - 3 का स्क्वायर। अगर आपके लिए डाउट है कि सर मैंने क्या दोनों कंडीशन का इस्तेमाल कर दिया, ये जो h लिखा हुआ है इसका मतलब है y एक्सिस को स्पर्श कर रहा है, और ये फॉर्मूला लग गया, इसका मतलब एक्सटर्नली को भी यूज कर लिया। तो मैंने दोनों बातें, बाहरी स्पर्श दोनों को यूज कर लिया है। तो अब मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर किया, h² से h² गया,
सो अब देखिए आपका आंसर वाई स्क्वेयर की शक्ल में होगा, वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 10x प्लस 14, ऐसा आंसर आपका आना चाहिए। ये दोनों तो नहीं है। अगला देखें जरा, वाई स्क्वेयर माइनस 6y माइनस 10x प्लस 14, ठीक है। आंसर नंबर आपका सी आ चुका है, आप देख पा रहे हैं। अगला देखिए, अगर स्ट्रेट लाइन देखो ये सर्कल दे रखा है, इस सर्कल और इस लाइन, एक्चुअली आपने पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन नहीं पढ़ा ना, वो चक्कर आ रहा है। स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस एंड सर्कल दिस आर, ऐसी स्ट्रेट लाइंस जो मूल बिंदु को, ऐसी स्ट्रेट लाइन जो मूल बिंदु और वृत्त तथा लाइन के प्रतिच्छेदन को मिलाती है, यानी ये दोनों लाइनें, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तब अगर इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तब मुझसे पूछा गया है भाई क्या, और जब ये हो, मुझे एक साथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी हो, एक साथ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन निकालनी हो, तो मुझे क्या करना पड़ता है? 90 डिग्री के एंगल में अच्छी बात है, देखो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन एक साथ निकालनी हो तो हम क्या करते हैं कि इसमें, क्योंकि देखो दोनों मूल बिंदु से गुजर रही है, तो हम क्या करते हैं, सेकंड डिग्री की होमोजीनियस इक्वेशन, समघात समीकरण बना देते हैं। हम सीधा मूल बिंदु इसमें इंपॉर्टेंट है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, इस 1 की जगह यहां से वैल्यू लिख देते हैं हमेशा, y माइनस 2√2x बाई सी इज इक्वल टू 1। अब ये होमोजीनियस बन रहा है, सी स्क्वेयर इधर ले आए, 2 इंटू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab, ऐसा। तो एक्स स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस 16, वाई स्क्वेयर इंटू सी स्क्वेयर माइनस 2 प्लस 8√2xy इक्वल टू 0। अब दोनों लाइंस के बीच में अगर 90 डिग्री का एंगल है, तो एक दो बार आपके टेस्ट में भी क्वेश्चन आ रखा है कि मैं क्या करता था, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के गुणांक का सम अगर 0 होता था तो वो क्या हो जाता है, दो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन के बीच में 90 डिग्री का एंगल, क्योंकि थीटा कुछ ऐसा होता है, tan इनवर्स एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी टाइप का कुछ, तो ए प्लस बी, और अगर ऐसा है एंगल नीचे ए प्लस बी, tan इनवर्स का जो भी फॉर्मूला होगा नीचे ए प्लस बी है। अब नीचे वाला अगर 0 हो गया, स्टूडेंट नीचे वाला 0 हो गया, तो एनीथिंग अपॉन 0 इज इन्फिनिटी, और tan की वैल्यू इन्फिनिटी कहां होती है, 90 डिग्री पे, तो परपेंडिकुलर बोला हुआ है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a प्लस बी 0 है, a प्लस बी इज 0, तो 2c स्क्वेयर बराबर 18, तो c स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। तो आप देख रहे हैं c आपका सही है। अगेन पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का यूज है, जो कि इस बार आपके सिलेबस में मेंशन नहीं थी और नहीं लिखी थी, बट फिर भी कम से कम इतना पता होना चाहिए कि a प्लस बी, अगर दो लाइंस के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, एक द्विघाती समीकरण दो रेखाओं को दर्शाता है, उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तो a प्लस बी का सम जो है वो 0 होना चाहिए। अब आगे देखें, इफ द फोकल कोड, अब दोबारा स्टेटमेंट पढ़ें एक बार, एक पैराबोला दिया हुआ है, उसकी एक नाभीय जीवा है, टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्कल दिस, इस सर्कल की स्पर्श रेखा है, इस रेखा को स्पर्श कर, मतलब इसका जो फोकल कॉर्ड है वो इस रेखा को स्पर्श करता है, टेंजेंट लाइन ऑफ दिस सर्किल। अब सर्किल का
अब ये जो अगर सर्कल आपको ऐसा दे रखा है स्टूडेंट, तो स्पर्श रेखा का समीकरण, तो स्पर्श रेखा का समीकरण कैसा होगा? स्पर्श रेखा का समीकरण कैसा होता है? y बराबर mx प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वेयर। ये किसी भी वृत्त के स्पर्श रेखा का समीकरण है। और यहां x की जगह क्या है, ये तो मैंने आपके लिए लिख दिया बस, अदरवाइज x की जगह x माइनस 6। ये रहा। अब आपको बोला है जो इसकी जो स्पर्श रेखा है वो उसके लिए फोकल कॉर्ड का काम कर रहा है। फोकल कॉर्ड का मतलब इसके नाभि से गुजर रहा है, नाभीय जीवा। अगर ये वाली लाइन इसकी नाभि से गुजरती है, नाभि क्या है? a,0, तो 4a बराबर 16, तो a आ गया 4। अब ये जो नंबर 1 है, नॉर्मली ऐसे ही ये चीजें, नंबर 1 4,0 से गुजरता है। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन में जो दिया है अपने को उसको इस्तेमाल करते जाना है। 4,0 से 0 इज इक्वल टू -2m प्लस माइनस √2। तो 2D कभी आपके लिए समय भी लगवा सकता है, 2m, और कई बार जो सीधे आ जाए 2D में वो जरूर करना है, जो सीधे आपको देख के लगे कि ऐसे क्वेश्चन हमने कर रखे हैं। अदरवाइज ये कभी भी टाइम कंज्यूम करवा सकता है आपके लिए। 2 × 1 प्लस एम स्क्वेयर, 4m स्क्वेयर माइनस, तो 2m स्क्वेयर इज इक्वल टू 2, सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। तो दो लाइन पॉसिबल वैल्यू स्लोप्स ऑफ देयर कोड, तो उनके जो जीवा है उनके स्लोप्स क्या क्या होंगे? तो उनके स्लोप या तो 1 होगा या -1। अगर ये दो स्लोप्स हैं तो हमसे यही पूछा हुआ था, उसके स्लोप के पास क्या क्या संभावनाएं हैं? 1 और -1। तो क्वेश्चन में दे रखा था इसका नाभीय जीवा, जिसका समीकरण मुझे लिखना नहीं आ रहा था, इसकी स्पर्श रेखा है। तो इसकी स्पर्श रेखा लिखनी आ रही थी तो इसकी स्पर्श रेखा लिखी। वो आगे अगर इसकी नाभीय जीवा है, नाभीय जीवा का बोलने का मतलब क्या हुआ? नाभि से गुजरती हुई जीवा। तो मैंने उसको यूज किया और अपना आंसर बना दिया। मैं बढ़ता हूं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन एंगल बिटवीन द टेंजेंट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द पैराबोला। कह रहे हैं मूल बिंदु से ये एक पैराबोला है जिसका शीर्ष a,0 है। मूल बिंदु से इस पे दो स्पर्श रेखाएं बनाई गई। मूल बिंदु से इस पे दो स्पर्श रेखाएं बनाई गई और उनके बीच में अपने को क्या बताना है? एंगल बताना है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, एक तो तरीका होता है कि पेयर ऑफ टेंजेंट का इक्वेशन निकल आए। मूल बिंदु से इस पैराबोला पे दो स्पर्श रेखाएं बनाई गई, उनके बीच में एंगल बताना है, यानी पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर निकालना आता है SS1 बराबर t², तो वो भी एक तरीका है। SS1 बराबर t², S का मतलब तो यही है, S1 का मतलब है डायरेक्ट पॉइंट पुट कर दो, T का मतलब है स्पर्श रेखा एक तरह से। तो और दूसरा तरीका क्या है कि पैराबोला की स्पर्श रेखा भी निकालनी आती है, तो परवलय की स्पर्श रेखा, और आगे मैं बोल दूंगा 0, 0 से गुजर रही है। एक पैराबोला की स्पर्श रेखा जो 0, 0 से जितनी भी स्पर्श रेखाएं गुजरती है, जो स्पर्श रेखा भी हो 0, 0 से गुजरे भी, उनके बीच में एंगल। तो परवलय की स्पर्श रेखा क्या हो गई? y इज इक्वल टू mx। अरे y² बराबर 4ax का मुझे पता है, y बराबर mx प्लस a/m। मैं तो ज्यादा याद करने को भी नहीं कहता, बट ये याद रखना है, प्लस a/m।
क्योंकि ये स्पर्श रेखा, ये कोई भी स्पर्श रेखा है परवलय की, इस टाइप के परवलय की कोई भी स्पर्श रेखा, अब ये 0 0 से गुजर रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0, अभी सेम क्वेश्चन आया था ऐसा ही, प्लस a by m implies am is equal to a by m implies m square equal to 1। तो जो स्पर्श रेखा इसकी होगी और 0 0 से भी गुजर रही होगी, उसका स्लोप 1 होगा या फिर -1 होगा। तो अब इन दो, या तो उसका स्लोप 1 होगा या -1 होगा। अब इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालने को बोला है, और इन दोनों के बीच में एंगल, अगर दो लाइंस के स्लोप का प्रोडक्ट -1 है तो इनके बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया है स्टूडेंट्स। इनके बीच में एंगल कितना हो चुका है, 90 डिग्री हो चुका है। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, दीर्घवृत्त दे रखा है, उसकी नाभि के निर्देशांक निकालने हैं, उसके नाभि के निर्देशांक निकालने हैं, नाभि के निर्देशांक। तो एलिप्स कैसा है, 225 से कट गया, ये बिल्कुल जैसा हम जानते हैं उसी टाइप का एलिप्स आ गया है। और ये कैसा हुआ, बी साइड बड़ा है, इस टाइप का एलिप्स है, क्योंकि एक्स स्क्वायर बाई, हाँ ये बिल्कुल एक्स एक्सिस बाई एक्सिस नहीं है, उसके पैरेलल है क्योंकि शीर्ष चेंज हो रहे हैं, बट मैं मान रहा हूं इसको एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 25 इज इक्वल टू 1। और इसके नाभि क्या है जो मुझे निकालना है, 0, प्लस माइनस BE, ये इसकी नाभि है स्टूडेंट्स। इसकी नाभि है 0, प्लस माइनस BE। B क्या है, 5, यहां B 5 है, ठीक है। E क्या है, E के लिए फॉर्मूला होता है बड़े वाले का स्क्वायर इंटू 1 माइनस E स्क्वायर इज इक्वल टू छोटे वाले का स्क्वायर। 9 बराबर 25, 1 माइनस E स्क्वायर, सो 1 माइनस E स्क्वायर इक्वल टू 9/25, तो E बराबर 4/5। तो ये आ गया 4। तो देयरफॉर आपका आंसर क्या आ गया है, x इज इक्वल टू 0 और y प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो -1, 2 और -1, -6, -1, तो पहला कोऑर्डिनेट तो -1 है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। ये तो देखते ही पता लग रहा था पहला -1 है, मतलब सॉल्व नहीं करता तो भी ये दोनों तो डेफिनेटली गलत थे, -1 है ही नहीं। अब इन दोनों में -1 बचा है, बट एक में 2 था, एक में -6 था, तो आप देख सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं आपका आंसर ऐसा आ गया जी। वैसे अगर मैं देखता कि सर इसको सॉल्व करके जो भी आया होगा, आप तो यही करते, y प्लस 2 बराबर प्लस माइनस k मान लो, तो y बराबर k माइनस 2, y बराबर माइनस k माइनस 2। सर अब इन दोनों में से आंसर है, पहला तो -1 आ चुका है। अब मान लो ये है, सर आखिरकार ये 2 कब आता, अगर ये 4 होता ना तभी 4 - 2 2 होता, और ये 4 होता तो -6 भी होता। हाँ लग रहा है। अब ये देखो आखिरकार ये -2 कब आता या -6 कब आता, -2 या -4 तब आता। इस k को क्या होना है, k अगर 0 हो तो -2 आए, k अगर 0 है तब -2 आए, बट जब k 0 होगा तब तो -2 मतलब -6 भी कब आए, -6 तो तब आएगा जब -6 आएगा ही नहीं दोनों साइड से, वो तो जब -4, मतलब एक बार तो कुछ और आना ही पड़ेगा। ये देखो, तो ये भी आंसर नहीं हो रहा, थोड़ा सा दिमाग लगाएगा कोई तो ये आंसर हो जाएगा।
बिना सॉल्व किए। ई अगर नहीं भी आ रहा, सिर्फ मैं ऑप्शनों से जाना चाहता तो कुछ इस प्रकार की कोशिश मैं कर सकता था स्टूडेंट। आप देख सकते हो स्टूडेंट्स। अगला देखें, इफ द सम ऑफ इंटरसेप्ट्स of tangent line for the point this to the ellipse this। अब ये एलिप्स दे रखा है, ये एलिप्स दे रखा है। एलिप्स की इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर बाय, ये एलिप्स है, इसके ऊपर पॉइंट दे रखा है। ऑब्वियसली इसके ऊपर पॉइंट क्या होता है? ए कॉस थीटा, ये तो कोई पॉइंट इसके ऊपर वैसे ही होता है, प्लस बी साइन थीटा, ऐसा ये तो होता ही होता है। थीटा के चेंज करने से पॉइंट चेंज होगा, बट थीटा आपको 0 से π/2 बोला है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब कह रहे हैं सम ऑफ इंटरसेप्ट ऑफ द टेंजेंट लाइन, ये हमने बनाई स्पर्श रेखा। अब वो कह रहे हैं भाई हम अलग अलग थीटा को चेंज करते जाएंगे तो स्पर्श रेखा बदलती जाएगी, बिल्कुल बदलेगी। तो सम ऑफ इंटरसेप्ट, तो ये जो इंटरसेप्ट आया है इनका जो योगफल आएगा ए ओ ए प्लस ओ बी का, ये मिनिमम किस थीटा के लिए होगा? आखिर सम क्या आएगा इंटरसेप्ट का? पहले तो ये निकाल लें। इस लाइन में क्या खास बात है? यहां पर x0 है, इधर x0 है। तो आप सबसे पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकालें, स्पर्श रेखा का समीकरण x(x1) तो आप देख सकते हैं x(x1) बटा 27, एक्स स्क्वायर की जगह x(x1), x इंटू 3√3 cos थीटा बटा 27 प्लस y(y1) इज इक्वल टू 1, ये रहा। अब इस लाइन में a में क्या खास बात है? तो a में y0 होता है, तो ये क्या आ गया? 3√3 secant थीटा। एंड व्हाट इज b? b में x0 होता है, तो y क्या आ गया? कोसेक थीटा। नाउ सम जिसको मिनिमम करना है मुझे, वो है ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए कितना हो गया? 3√3 secant थीटा प्लस कोसेक थीटा। इसको मिनिमम करना है। ये मिनिमम किस थीटा के लिए होगा? बेसिकली मुझे ये निकालना है। क्वेश्चन अब आप देखिए ध्यान से कि क्वेश्चन कैसा था। क्वेश्चन ये था कि आपके पास ये कोई एलिप्स दे रखा है, इसके कोई भी एक जनरल पॉइंट, वैसे हर पॉइंट इसी शक्ल का होता, उस पर स्पर्श रेखा बनानी थी। उस स्पर्श रेखा की इक्वेशन तो मुझे आती है हर चीज के लिए, x(x1) प्लस y(y1) इज इक्वल टू लाइक दिस, वो निकाल दी। अब ये जो अंतःखंड आए हैं, अंतःखंडों का योग, तो अंतःखंड मेरे पास ये आ गए, इनके योग, ये मिनिमम किस थीटा के लिए होगा मुझे ये बताना था। ये किस थीटा के लिए मिनिमम होगा, मैं ऐसा करना चाहता हूं। सो एफ ऑफ थीटा, तो ये क्या हो जाएगा? 3√3 बाय कॉस थीटा प्लस 1 बाय साइन थीटा। ऐसा ऐसे आ रहा है। अब क्या करें? क्या डेरिवेटिव करें मिनिमम का कंसेप्ट लगाने के लिए, या ऐसा आ गया? ये ऐसा आ चुका है। सो देखिए, अगर मेरे को लगा कि मुझे ऐसे पता लग जाता तो अच्छी बात थी,
फिर वरना मैं क्या करूंगा, एफ डैश थीटा निकालूंगा। व्हाट इज एफ डैश थीटा, और मैक्सिमम मिनिमा चेक कर लूंगा। एफ डैश थीटा जहां 0 होगा तो 3√3। व्हाट इज सीकेंट थीटा का, सीकेंट थीटा का सीकेंट थीटा tan थीटा माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा। और ये 0 जिस पॉइंट पे हो वही मैक्सिमा या मिनिमम मिलेगा, और नॉर्मली मिनिमम पूछा है तो मिनिमम मिल जाएगा। तो ऐसे मैं π/3 π/6 पुट करके देखूंगा, और अगर आप देखेंगे π/6 पुट करूं तो क्या आ रहा है, व्हाट इज सीकेंट π/6, secant π/6 is tan π/6. What is tan π/6? Cosecant π/6, cot π/6, and as expected that is 0. So π/6 थीटा में डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और इस पॉइंट पे आपको मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। सो नो नीड टू डू दिस। तो थोड़ा सा ये क्वेश्चन है, तो इसमें मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट है, मैक्सिमा मिनिमा और 2D मिला दिया। सिर्फ 2D तो आपसे इतना डिमांड कर रहा था, ये 2D में तो यही रिजल्ट पढ़ना था, उसके बाद तो वही इंटरसेप्ट का योग करना था और उसका मिनिमम पूछा था। अगला ये क्वेश्चन, फोकल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला मेक्स अल्फा एंगल विद एक्स एक्सिस देन द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज, ये तो मेरा स्टैंडर्ड रिजल्ट है जो मैं बार बार आपको बोलता आया हूं, 4a कोसेक स्क्वायर अल्फा, ये आपको ध्यान रखने को बोला जाता है बार बार। क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िएगा कि क्या क्या पूछा जा रहा है। आगे, यदि पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, लीजिए ये रहे P Q R S, तो A और B बताना है। इसका मिड पॉइंट देख लिया क्या आया, व्हाट इज इट्स मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट 4 + 2 6, 6/2 और 9/2। इसका मिड पॉइंट क्या आ गया, इसका मिड पॉइंट आ चुका है a + 5/2, a + 5/2, b + 7/2, and this one is same as 6/2 and 9/2। तो आप देख सकते हैं a is 1 and b is 2 basically, so this will be your answer। आप देख पा रहे होंगे, ये तो साधारण भी है, कुछ साधारण भी आते हैं, मतलब आप पढ़ा इसलिए जाता है कि कोई टॉपिक अगर टिपिकल लगता है तो उसमें कम से कम वो कर पाएं जो आसान है। आगे देखें, बिंदुओं P तथा Q के मध्य दूरी ज्ञात करनी, और दूरी ज्ञात करने का मतलब है आपको इसको सॉल्व कर देना है, P और Q के बीच में डिस्टेंस निकाल लेना है। व्हाट इज डिस्टेंस बिटवीन P Q, A cos बीटा माइनस A cos अल्फा होल स्क्वायर प्लस A sin बीटा माइनस A sin अल्फा का रूट। A स्क्वायर कॉमन, कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, तो ये 112 आ गया, -2 कॉस अल्फा कॉस बीटा -2 साइन अल्फा साइन बीटा। 2 is taking out, 1 minus common, cos A cos B plus sin A sin B is basically cos A minus B. Now again 1 minus cos is 2 sin square angle half. So 2 is taking out,
सो 2a साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा बाई 2। बस क्वेश्चन देख के घबराना नहीं है, थोड़ा सा करना शुरू किया। पूछा तो डिस्टेंस ही है भाई, कुछ नहीं आ रहा तो डिस्टेंस तो निकालूं मैं, तो मैंने डिस्टेंस निकाला और सॉल्व कर दिया। जी अगला देखें, यदि एक त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु दे रखे हैं तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जी ये क्या है, 0 0 1 2 एंड -3 4। एक तरीका तो है इसे x1 y1 x2 y2 x3 y3 लें और सॉल्व करके x1 y1 x2 y2 ये सब निकालें। जी दूसरा तरीका है कि a निकालने का तरीका, ए ऐसे भी निकाल सकते हैं, नजदीक वाला माइनस दूर वाला, नजदीक वालों का प्लस माइनस दूर वाला, क्रॉस चेक करना बाद में। 1 माइनस माइनस 2 माइनस 4 इज C इज -2 माइनस 0 6 माइनस 0। अब आप इसका एरिया फाइंड आउट करें, ट्राई कीजिए एक बार। क्या आएगा एरिया, हाफ -4 2 4 -2 -2 6 -4 2। 8 -8 0, 24 minus 4 is 20, -4 plus 24 is 20, so 20। 15th का ऐसा ही कुछ। अगर मैं ट्राइंगल DEF का ही एरिया निकाल देता तो कितना आता वो एरिया, हाफ 0 0 -3 4 1 2। -6 -6 -4 -10 विच इज इक्वल टू 5, और इसका 4 टाइम जो हो जाता है वो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाता है। ऐसा रिजल्ट आपने पढ़ा होगा, तो आप ये भी कर सकते थे। तो आंसर नंबर 20 इज करेक्ट। सेकेंड, आगे बढ़ते हैं हम। एक समतल में किसी बिंदु की 2 लंबवत रेखाओं से दूरियों का योग 2 है, तो इस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। देखिए एक समतल है, ये कोई भी ये समतल दे रखा है, किसी बिंदु की 2 लंबवत रेखाओं से दूरियों का योग 2 है। तो अगर ये बिंदु का बिंदु पथ, बिंदु मान लो H, K है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस वन इज लेंथ K एंड दिस वन इज लेंथ H। तो मॉड H प्लस मॉड K इज बेसिकली गिवन टू अस, दैट इज इक्वल टू 2। ये 2 दे रखा है हमें और ये 2 दे रखा है, तो ये किसकी इक्वेशन होती है, वर्ग की।
आप देख सकते हैं, यानी मॉड x प्लस मॉड y इज इक्वल टू 2। अब आप देख रहे हैं अगर x और y दोनों पॉजिटिव होता तो x प्लस वाई इक्वल टू 2 ये बनता। अब आप देखिए ये पॉइंट अगर इधर है तो इसका इस पूरी लाइन पर x प्लस वाई 2 ही है। इस पे कोई भी पॉइंट चूज करता, इसका इसी से दूरी और इससे दूरी, ये दो परपेंडिकुलर लाइन है, इनसे दूरियों का टोटल हमेशा 2 होता। ये इधर आता तो आप ऐसे और ऐसे करके क्रॉस चेक कर लें, आंसर अभी भी 2 आता। इसी प्रकार से अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होता तो ये आपका क्या बनता, वर्ग बन जाता। अब क्रॉस चेक कर सकते हैं, इस पूरे वर्ग के ऊपर कोई भी पॉइंट चूज करें, उससे आप डिस्टेंस निकालें x एक्सिस और y एक्सिस का, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 2, वो हमेशा 2 ही रहता। अगला समीकरण ये दोबारा के मध्य प्रदर्शित कौन, बट अगेन जैसा कि मैंने आपको बताया है कि ये हमने भी पढ़ा भी नहीं है, क्योंकि सिलेबस में है या नहीं है ये पढ़ा ही नहीं है हमने बेसिकली। सो ये अपने सिलेबस में हमने यही सोच के कराया था कि नहीं कराया, कि है नहीं, फर्स्ट ग्रेड में आया हुआ है। बट फॉर्मूला अगेन मैंने जैसे बताया था आपका कि थीटा किसके बराबर होता है, tan इनवर्स 2 टाइम अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी अपॉन ए प्लस बी, ऐसा होता है। तो आप देखिए ध्यान से, अपॉन ए प्लस बी। अब यहां पर h तो हो गया, a और b तो 1 हो गए, h हो गया माइनस p, तो क्या हो जाएगा, सो थीटा इज बेसिकली tan इनवर्स 2 अंडर रूट p स्क्वेयर माइनस 1 अपॉन 2, ऐसा। अब ये p की शक्ल में दिया हुआ है, अब देखें, अब ये आ गया p अपॉन b, लंब बटा आधार। तो करण क्या होगा, फिर मैं देखूंगा क्या लिखाना है मैंने। व्हाट इज h, h इज अंडर रूट p स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। भाई एच स्क्वेयर इक्वल टू पी स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू पी, तो एच है पी, तो एच और बी वाला यूज होना चाहिए तभी पी आएगा, एच और बी। एच है पी, अच्छा अगर आप ऐसे कंफ्यूज हो रहे पी और बी में, तो लंब बटा आधार, और ये है करण, तो करण आ गया P, तो मुझे आंसर P चाहिए, तो करण बटा आधार, करण बटा आधार किसमें होता है, सीकेंट में, तो ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे आपका आंसर ऐसा आ जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने पढ़ा होगा जी। आगे, यदि वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है तथा निर्देशीय अक्ष को A व B अंतःखंड काटता है तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। अब आपको क्वेश्चन क्या रखा है, एक वृत्त है, ऐसा है, ये अंतःखंड A है, ये अंतःखंड B है, इतना काटता है तो वृत्त का समीकरण क्या होगा। और आप फॉर्मूला पढ़ चुके हो, 2 टाइम जो हमने पढ़ा था, शायद आपको ध्यान होगा, ध्यान है कि नहीं स्टूडेंट्स, 2 टाइम अंडर रूट वाला फॉर्मूला जी। ओके, ऐसे ऐसे आंसर हैं। तो वो अंतःखंड के फॉर्मूलाज क्या होते थे, एक तो अगर ये x1 और x2 पॉइंट है तो एक तो यहां से आता था x अंतःखंड, टू टाइम अंडर रूट जी स्क्वेयर माइनस सी,
मैं मान के चल रहा हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी है इक्वेशन, इज इक्वल टू ए, और y अंतःखंड एफ स्क्वायर माइनस सी इज इक्वल टू बी, ऐसा। देयरफॉर, और वृत्त मूल बिंदु से भी गुजरता है तो सी तो गायब करो, वृत्त मूल बिंदु से गुजरता है तो सी 0 0 से गुजरता है, तो सी वाले तो दो वैसे गलत हो गए। देयरफॉर सी बराबर 0, क्यों? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy 0 0 प्लस सी बराबर 0, तो सी 0, तो ये तो गया। देयरफॉर अंडर रूट जी स्क्वेयर इज इक्वल टू a बाई 2। अंतःखंड a है तो a कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो g इज इक्वल टू a बाई 2 and f is equal to b by 2। a by 2 and b by 2, तो ये आ चुका है a by 2 and b by 2। मॉड g आया है ये आंसर था नहीं, ये आंसर था नहीं, आंसर इन दोनों में से है। अंतःखंड ए और बी काट रहा है, अगर मैंने ये मान के चल रहा हूं अंतःखंड ए और बी काट रहा है, इसका मतलब तो होगा मॉड जी बराबर a बटा 2। मॉड जी बराबर a बाई 2, तो g अगर प्लस माइनस a बाई 2 है तब तो इन दोनों में से कोई भी आंसर है। फिर तो मैं उसी सिचुएशन में पहुंच गया जहां से मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर ऐसा कर लेते हैं कि ये सर्कल ले लेते हैं, मान लेता हूं बी ऑप्शन सही है, अंतःखंड ए आना चाहिए, तो ये सर्कल एक्स एक्सिस को जिस पॉइंट पे काटेगा, तो एक्स एक्सिस के लिए देखें, पुट y बराबर 0, सो x इक्वल टू 0 एंड माइनस a, x इक्वल टू 0 एंड माइनस a, और नेगेटिव साइड में जो अंतःखंड होता है उसे हम माइनस a ही लिखते हैं, या तो कहते हैं a बाई लेफ्ट साइड पर, या लिखते हैं माइनस a। माइनस a का मतलब खुद हो गया कि अंतःखंड, माइनस सिर्फ इतना बताता है कि वो नेगेटिव साइड में अंतःखंड है। तो यहां पर जो माइनस a, 0 है, अगर सर्कल ऐसे जा रहा है तो मैं कैसे बता पाऊंगा कि भाई ये लेफ्ट साइड में है कि राइट साइड में? इसका मतलब है मैं बोलूंगा इसका अंतःखंड माइनस a है, या इसका अंतःखंड क्या कहते हैं लेफ्ट साइड में है, एक्स एक्सिस की नेगेटिव डायरेक्शन में है a यूनिट। तो यहां पर इसका मतलब है ये नहीं है। और सी में अगर आप देखें, अगर मैं y को 0 पुट करता हूं तो x बराबर 0 एंड a आता है। तो अंतःखंड 0 और a का मतलब है 0 से a तक की दूरी, तो अंतःखंड यही हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, क्योंकि वहां से जो मेरा आंसर आ रहा था वो दोनों के दोनों ही करेक्ट लग रहे थे। कि मॉड जी दिख रहा है मुझे यहां से, और यहां मॉड एफ, और तो यहां से मैं कुछ सी कंक्लूजन में पहुंच नहीं पा रहा हूं कि आखिर मॉड जी तो ये रहा। ठीक है, मॉड जी पॉजिटिव होता है, सॉरी। वृत्त दिश की बिंदुओं दिश तथा दिश के सापेक्ष स्पर्श जीवा। स्टूडेंट, किसी भी बिंदु के सापेक्ष
जो स्पर्श जीवाएं हैं उनके मध्य दूरी क्या होगी। देखिए आपको क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, ये वैसे तो रिजल्ट के तौर पे भी लिख सकते थे हम। तो वृत्त दिस की, देखो ये वृत्त दे रखा है, इस वृत्त की बिंदुओं दिस तथा दिस के सापेक्ष, ये वृत्त है, एक बिंदु है 0 0 के सापेक्ष स्पर्श जीवाओं, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट, ये रहा कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट इसका, और एक पॉइंट है मान लो G, F, उसकी स्पर्श जीवा बना दी, इसका कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट। अब इन दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस निकालना है आपको। देखिए दो लाइंस के बीच में डिस्टेंस, अब लाइन है, लाइन तो या तो अगर इंटरसेक्टिंग होगी तब तो दोनों लाइंस भाई काट जाएगी और डिस्टेंस 0 हो जाएगा, इंटरसेक्टिंग नहीं हुई तो दोनों लाइनों को शायद पैरेलल होना होगा। तो कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, स्पर्श जीवा। स्पर्श जीवा का समीकरण वैसा ही होता है, अगर 0 0 पे जो स्पर्श रेखा का समीकरण होता है तो x(x1) प्लस y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1, तो आंसर आ गया gx प्लस fy प्लस c बराबर 0, पहली इक्वेशन। ऐसे दूसरी x(x1) y(y1) प्लस g x प्लस x1 प्लस f y प्लस y1 प्लस c, तो ये क्या आ गया, टू जी एक्स 2fy g स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर। अब दो लाइंस अगर पैरेलल हो तो उनके बीच में डिस्टेंस निकालना है, और वो क्या आता है, C1 माइनस C2 अपॉन अंडर रूट ऑफ g स्क्वेयर प्लस f स्क्वेयर, ऐसा कुछ। So this minus this become g square plus f square minus c upon, तो आंसर नंबर D must be correct. So 19th का D आ चुका है। अदरवाइज दो पैरेलल लाइंस के बीच में जैसे डिस्टेंस निकालना सिखाया था वैसे निकालते, एक लाइन पे एक पॉइंट लेते और उसे दूसरे से चेक कराते। तो ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। चलो एक बार ये शीर्ष के निर्देशांक पूछा है तो छोटा सा लग रहा है, तो y स्क्वेयर माइनस 4y इज इक्वल टू 4x, सो y माइनस 2 का होल स्क्वेयर, दोनों साइड 4 ऐड कर दिया, 4x प्लस 1, तो शीर्ष क्या होता है, वर्टेक्स, जहां ये 0 -1, 2, सो -1, 2 इज द आंसर। ओके, सो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। टिल देन गुड बाय।